आते हैं बोर। टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल रिकॉर्ड हो रहा है ना बाबू? नहीं हो रहा? बोर का परमाणु मॉडल, अब ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि अगर पिछला वाला बंदा के अंदर कुछ त्रुटि रहा होगा उसके तभी जाकर के इनका थ्योरी आया है, तो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को उनके हिसाब से। किनके हिसाब से? रदरफोर्ड। लास्ट वाला रदरफोर्ड ही पढ़े थे ना। अब देखो दोनों को कैसे इंटर रिलेट करें, एक दूसरे से जोड़ेंगे। सबसे पहले बाबू कि बोर अपना परमाणु मॉडल दिए थे 1913 में, और जहां तक हमको लगता है कि 1913 का जो एरा है, वाह क्या राइमिंग बना, नहीं, 1913 का जो एरा है वो 1901 के बाद आया है। एक के बाद 13 है ना, और 1901 किसके लिए जाना जाता था बाबू? भाई बेसिकली 1901 बहुत सी घटनाओं के लिए जाना गया होगा, 20वीं सदी का आरंभ हो गया, लेकिन नहीं ना, हम लोग किसके लिए? साइंस वालों, हाँ, मैक्स प्लांक के लिए। उन्हीं को तो पढ़ रहे थे हम लोग, मैक्स प्लांक, इनके लिए जाना गया। मतलब हम लोग वी आर साइंस ब्रोज ना, तो साइंस वाले लोग 1901 को किस लिए जानेंगे? हम लोग किस लिए जानेंगे? मैक्स प्लांक के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जानेंगे। उन दोनों थ्योरम को एक जगह लाने वाले उस नियम के आधार पर जानेंगे। तो हमको फालतू चीज़ को नहीं देखना 1901, हम साइंस पर रहेंगे, हम यहाँ हैं। सही है बात? अब देखो ध्यान से, तो बोर जो है ना वो मैक्स प्लांक के सिद्धांत को सही से ऑब्जर्व किए। ठीक है, ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि सारे प्लस प्रोज एंड कॉन्स को गौर किए कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों अच्छे से गौर किए। गौर करने के बाद देखो क्या बताएं, रदरफोर्ड ये बताए थे कि नाभिक होता है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर हमेशा चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। तो निष्कर्ष ये भी निकला कि काटते काटते थक जाएगा और थक करके नाभिक में गिर जाएगा। सही है ना? यही ना बताया गया था। अब इनको देखो बोर क्या बताए, वो ऑब्जर्व किए मैक्स प्लांक, उनके थ्योरम को, उनके सिद्धांत को ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करने के बाद ये निष्कर्ष निकाले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि घूमता रहेगा घूमता रहेगा, नहीं, एक पाथ देखो, रास्ता देखो इसका कैसा जॉइंट बना हुआ है ना, होते होते नाभिक में आके गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है यार, ये गलत बताया गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के बाहर जब वो चक्कर काट रहा है तो वो निश्चित कक्षा में चक्कर काटता है। और ये वाला फोटो हम लोग अक्सर बनाते हैं, एक न्यूक्लियस नाभिक बनाते हैं, उसके बाहर ये पहली कक्षा, उसके बाद ये दूसरी, डिपेंड करता है कि परमाणु कैसा है, तीसरा, देन चौथा, और इलेक्ट्रॉन इसी पे चक्कर काटता रहेगा। देखो ये अगर बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 में है तो वो निश्चित कक्षा है कि वो कक्षा 1 में ही होगी, किसी दूसरे में नहीं होगी। रदरफोर्ड के द्वारा ये बात नहीं कह सकते। रदरफोर्ड के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो घूमते घूमते कब वो चौथे पे आ जाएगा, कब वो तीसरे पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं होता है। लेकिन इनमें है। ये क्या बताए कि परमाणु के नाभिक, नाभिक कौन है बाबू? ये भी हम लोग रदरफोर्ड वाले मॉडल में पढ़े थे ना। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा ही निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो घूमते घूमते नाभिक में गिरने वाला जो मसला है ये ऐसे होने वाला नहीं है, ये निश्चित कक्षा है। 4 घूमते घूमते 3 पे नहीं आएगा, 3 से घूमते घूमते 2 पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक बात तो ये क्लियर चला, किसके पता चला? ये बोर बताए 1913 में। दूसरा बात ये बताए कि अगर सोचो, जैसे रदरफोर्ड को जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब दोष नहीं पढ़े थे, तब हम लोग भी ये बात में हाँ मिलाने का कोशिश कर रहे थे कि सही है, कोई अगर घूम रहा है तो घूमते घूमते थकेगा ही, थक करके गिरेगा ही। अच्छा लगा सुन करके, लेकिन बोर बोले कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर शेल का मतलब हर कक्षा का एक फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है। अगर पहली कक्षा में है तो उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। एनर्जी कितनी होगी आज नहीं तो कल हम लोग निकाल के देख लेंगे। दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन भटक रहा है उसकी अपनी एनर्जी होगी। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भटक रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी हो गया। उसी एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। कब तक? जब तक कि वो एनर्जी का ह्रास ना कर दे
जब तक कि एनर्जी उससे निकल ना जाए और ना ही जब तक कोई एनर्जी उसको दे ना दे। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बाबू, ये सब बहुत छोटा छोटा बात है, बहुत बारीकी वाला बात है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि कब क्या हो रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, ये वाला में, तो अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो ज़्यादा एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा का त्याग करके उसके बाद वाली कक्षा में जा सकता है। एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो एनर्जी जब ये प्राप्त कर लेता है तो ये उछलता है। बताए थे ना, कल भी बात कर रहे थे। ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैक्स प्लांक दोनों जुड़ चुका है, तो उसका अध्ययन ये कर चुके हैं। और एनर्जी काम सिद्धांत जो था वो प्रैक्टिकली अप्रूवन है, किस पर? सीजियम पर, रुबिडियम पर और पोटेशियम पर। सिद्धांत अप्लाई हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है सिद्धांत का। इलेक्ट्रॉन उछला था, क्यों उछला था? एनर्जी पा करके। समझ गए? तो ये बताएं कि देखिए अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कब तक कक्षा में घूमता रहेगा? बोला नितांत, हमेशा घूमता रहेगा एक ही कक्षा में, जब तक कि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे ना दें या उससे एनर्जी खींच ना लें। देखो कैसे, दूसरा वाला बात आएगा। जब आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी पा करके ये बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर दूसरा कक्षा है उसमें प्रवेश कर जाएगा, और एनर्जी दोगे और एनर्जी दोगे और। सही है, एकदम सही बात है। लेकिन अगर उससे आप एनर्जी निकाल दो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी का त्याग करे तो क्या होगा? यहाँ था, एनर्जी का त्याग करेगा तो यहाँ पहुँचेगा, और एनर्जी का त्याग करेगा यहाँ पहुँचेगा, और एनर्जी का त्याग करेगा यहाँ पहुँचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा, ऊर्जा जब मुक्त करेगा, तब जा करके वो अंदर की ओर अपनी कक्षाओं में घुसता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये है ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। आज जबकि रदरफोर्ड क्या बताए थे? घूमते घूमते ही जाके नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं है। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सिद्धांत के बोलने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली उसको दिखलाना भी तो होगा ना। तो जिस तरह से ऊर्जा पा करके बाहर की ओर जाता है, कल निकल गया था बाहर, ऊर्जा पा करके जैसे बाहर की ओर जाता है, वैसी ऊर्जा खो करके वो कहाँ आएगा? अंदर की ओर आएगा। ये वाला बताए, ठीक है ना। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड वाला। बोर के अनुसार, देखो अगर यही चीज़ हम लोग रदरफोर्ड नहीं पढ़ते, मान लो मैक्स प्लांक नहीं पढ़ते, मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ते, अभी वाला भी तुम ज़रूर याद कर लेते, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम टॉपिक से जुड़ नहीं पाते। अभी ठीक था, अभी जैसे हमें बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, बोले हाँ कल तो था ही, इलेक्ट्रॉन निकला कल बाहर, बस हो गया। और इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकला? सीजियम से, रुबिडियम से, पोटेशियम से। ये सब क्या है? तत्व। तत्व है, इसका मतलब ये परमाणु से बने होंगे। परमाणु है मतलब इसमें नाभिक होगा, नाभिक है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भटक रहे होंगे। सही है क्या? हो गया बात खत्म। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, कुछ आ रहा है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में ऊर्जा प्राप्त कर कहाँ चले जाएंगे? अपने से बाहर वाली कक्षा में। ऊर्जा प्राप्त कर अपने से बाहर वाली कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा का उत्सर्जन, यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त जो वर्ड है इसका मतलब क्या है बाबू? अवशोषण, है ना। ऊर्जा का उत्सर्जन कर वह नाभिक के करीब आ जाते हैं, और ये सही भी है। सही है बात? कोई तकलीफ नहीं ना। एक बात तो ये बाबू कि हर कक्षा का एनर्जी सेपरेट है, अपना अपना एनर्जी होता है, हर कक्षा की एनर्जी फिक्स्ड है। वो भी हम लिख देते हैं कि बोर के अनुसार, इसका भी हम खंडन अभी करेंगे। बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? शेल, है ना बाबू। सूचित किससे कर रहे होते हैं? KLMN, अगर याद हो तो, की कक्षाओं की ऊर्जा
निश्चित होती है। ये होता है कैसा वाला गेम है ये तरह का गेम तुम इसको मान लो। गेम का मतलब बताते हैं, देखो सूरज के चारों ओर सभी ग्रह हैं, क्या सभी ग्रह समान वेग से भटक रहे हैं या सभी का वेग अलग अलग है? इतना सब बात समझ में आता है ना। पृथ्वी जिस ऑर्बिटल, जिस कक्षा में घूम रही है, जिस रास्ते में पृथ्वी घूम रही है, उसका अपना एक वेग होगा। किसी वजह से मंगल को लगे कि नहीं हम यहाँ पर मन नहीं लग रहा, चलते हैं पृथ्वी के घर, तो जैसे वो पृथ्वी वाले सिस्टम में आएंगे उसको धीमे चलना पड़ेगा या पृथ्वी के चाल के मुताबिक चलना होगा? पृथ्वी के चाल के मुताबिक। अब ध्यान से सुनो बात को, सिर्फ सुनना। पृथ्वी जब चल रही है तो क्या ये पृथ्वी डिसाइड कर रही है कि हमको कैसे चलना है, या वो कक्षा डिसाइड कर रहा है? सूरज और पृथ्वी के बीच लगने वाला अभिकेंद्र बल जिसको हम बोल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि इस जगह पर आने वाला कैसा घूमेगा। फिर से नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं। सूरज और मंगल के बीच की कहानी सुनो। मंगल ग्रह जिस स्पीड से चल रही है, जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों ओर वो घूम रही है, ये डिसीजन कौन ले रहा है? मंगल ग्रह नहीं ना। वो जो पाथ है, वो जो रास्ता है, वो रास्ता ये डिसीजन ले रहा है कि यहां पर कोई भी आएगा, एक छोटा सा एस्ट्रॉइड भी आ जाएगा ना, तो वो भी उसी वेग में और उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में मंगल है। कारण क्या है? अभिकेंद्र बल लगा हुआ है इनके बीच में, जो उसको उसी वेग से घुमाने पर बेबस करता है। कल को पृथ्वी का मूड हो जाए कि हम थक गए हैं यहाँ पर रहते रहते, चलते हैं आज मंगल के पास बैठते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर आ जाएंगे रात में अपनी जगह पर, तो पृथ्वी को उसी वेग से घूमना पड़ेगा जिस वेग से मंगल घूम रहा है। सही है ना? इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम केस है। अगर यहाँ है तो इसके हिसाब से, यहाँ पहुँचेगा तो उसके हिसाब से। तभी तो तुम देखोगे ये जो बात हम लिखा कि बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं, जिसको हम केवल ओपी वगैरह से लिख रहे हैं कि ऊर्जा निश्चित होती है, तो हाँ ऊर्जा निश्चित होती है। तभी तो जब ऊर्जा का ये अवशोषण करता है, तो जैसे ऊर्जा का अवशोषण करता है मतलब इसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, तभी ये अगली कक्षा में जा पाता है। ऐसा नहीं हुआ, देखो ध्यान समझना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण भी करे और नाभिक के करीब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका एक बात तो क्लियर हुआ ना कि जब ऊर्जा का अवशोषण होगा इस कक्षा में और ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उसके बाद वाली कक्षा में और ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और कक्षा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर हो जाएगा, जो कल हुआ। समझ में आ रहा है बात? वैसे ही है, ऊर्जा का जब उत्सर्जन कर देगा, यानी अपने अंदर से ऊर्जा को खाली कर देगा, तो हल्का हुआ, नाभिक के करीब और निकालो, नाभिक के करीब, यानी जैसे जैसे नाभिक के नज़दीक आएंगे एनर्जी लेवल क्या हो गया? समझ में आ रहा है बात? बस यही चीज़ है, इतना ही बात है। तो उसको तुम एकदम सूरज के चारों ओर अलग अलग ग्रहों का चाल के हिसाब से तुम समझ लो। सभी का अपना अलग एनर्जी शेल है, एनर्जी लेवल सभी का अलग है, जैसे वहाँ पर सभी का वेग अलग अलग है, बिल्कुल वैसे ही है। ये हो गए बोर। 3 बात तो हो गया भाई। एक हो गया परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा निश्चित कक्षा में घूमेंगे, यानी अपने जगह को छोड़कर नहीं भटकेंगे अनटिल और अनलेस कंडीशंस ना दिया जाए, एनर्जी ना दिया जाए, तब तक ये घूमते ही रहेंगे। दूसरा, और अगर नहीं घूमते रहते, जैसे ऐसे होते, तो कोई भी पदार्थ कभी भी अपने वजूद को बनाकर रख पाता? कभी भी नहीं। तुम, हम, ये, वो, कुछ भी नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता पदार्थ का। पदार्थ ऐसा है, थक गए इलेक्ट्रॉन भाई साहब, गायब, नाभिक में गिर गया ना, तो पदार्थ का अस्तित्व खत्म। तो पदार्थ का अस्तित्व खत्म है तो कोई भी पदार्थ अपने वजूद को बनाकर कभी नहीं रखता, कभी भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाकर नहीं रखता। समझ गए? ये थ्योरी काम कर गया। दूसरा वाला, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में ऊर्जा का जब अवशोषण करेगा तो अपने कक्षा को त्याग करके अगली वाली में, और ऊर्जा का जब उत्सर्जन कर देगा तो वो धीरे धीरे नाभिक के करीब वाली कक्षा में आ जाएगा। तीसरा, बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। सही है ना? अभी हम एक बल का नाम लिया था, जिक्र किया था, अभिकेंद्र बल। सूरज और पृथ्वी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर). क्लास 9 ग्रेविटी वाला चैप्टर, फिजिक्स में भी हम लोग अगला ही चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ। ये जो बल है, ये बल किसके किसके बीच लग रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। और अभी हम किस बल का नाम ले रहे हैं? अभिकेंद्र बल। ये बल भी केंद्र की ओर ही लग रहा होता है, यह बल भी केंद्र की ओर लग रहा होता है। हालांकि अभिकेंद्र बल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई बल एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व है ही नहीं ऐसे किसी बल का, ऐसा कोई बल नहीं होता है। ये एक खाली कुर्सी की तरह है, जैसे प्रिंसिपल का चेयर, समझो आराम से, प्रिंसिपल का चेयर है। अभी तुम्हारे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं उनको तुम इसलिए जान रहे हो क्योंकि वो उस ब्लैक कुर्सी पर बैठे हुए होंगे। सही है ना? ब्लैक इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें दाग नहीं लगता है, इसलिए ब्लैक कुर्सी।
दाग वाइट वाइट रहता तो दाग लग सकता है ना, पुराना पुराना सब बैठेगा, फिर उसमें नया वाला जाके बैठेगा, ख़राब लगेगा। ब्लैक कुर्सी, ध्यान समझना, अगर कल को वहाँ पर कोई दूसरा टीचर जाके बैठ जाए तो प्रिंसिपल वो बन जाएगा, है ना बाबू। फिर कल को कोई तीसरा जाकर के बैठ जाए तो प्रिंसिपल वो कहलाएगा उस चेयर पर। यानी कि प्रिंसिपल कोई व्यक्ति नहीं है, चेयर है, वो चेयर बता रहा है, उस चेयर पर जो बैठेगा वही प्रिंसिपल होगा। सही बोल रहे हैं क्या? ठीक इसी प्रकार से अभिकेंद्र बल जैसा कोई चीज़ नहीं है, जो बल उस वक्त लग रहा होगा वही अभिकेंद्र बल बन जाएगा। सूरज और पृथ्वी के बीच लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वह बल कहाँ की ओर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है वो अभिकेंद्र बल। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल का रोल कौन निभा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं समझ में आया? इस चेयर पर अभी कौन बैठा हुआ है? अभिकेंद्र बल। इस चेयर पर बैठा हुआ कौन है? मिशकात आके बैठ गया है, तो प्रिंसिपल मिशकात जरूर है, लेकिन जाना जाएगा किससे? चेयर से जाना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कुछ कुछ? हाँ, कुछ भी आ जाए समझ में तो ठीक है, वैसे उदाहरण बड़ा अटपटा सा दिए हैं। समझ में आया? दीपक से, दीपक मुस्कुरा रहे, नहीं समझ में आया? अभिकेंद्र बल जैसा अगर कोई बोले कि क्या ये एग्जिस्ट करता है अभिकेंद्र बल? नहीं। क्या होता है अभिकेंद्र बल? होता क्या है हम बता रहे हैं ना, दो पिंड के बीच में लग रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यानी केंद्र की ओर खींच रहा है, वो अभिकेंद्र बल है। ऐसे खूंटा बांध दिए, रस्सी लगा दो और इसके चारों ओर कितना भी खींच ले, बट इसके परिधि के बराबर ही कोई चीज़ घूम सकता है। सही है ना? तो वो वस्तु जो भी इसके चारों ओर घूम रही है, वो वस्तु केंद्र की ओर जो बल लगा रही है, या केंद्र उस वस्तु के लिए जो बल लगा रहा है, अभिकेंद्र बल है। तो इसको तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं भाई। सही है ना? तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, बैठा हुआ है ग्रेविटी। अब बात किसकी हो रही है? अभिकेंद्र की। अभिकेंद्र जैसा कोई चीज़ नहीं है, कहीं पर भी तुमको अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन हाँ, इतना हमको मालूम है कि अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? बस यही है। अभी यहाँ पर एक बात और, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ नहीं, आप नहीं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है, फिक्स है। उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। बाबू क्लास 9 में संवेग पढ़े थे, मात्रा गुने वेग, उसको संवेग बोला गया था, का मान हमेशा का पूर्ण गुणज होता है। देखो एक बात और वो निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग का मतलब इसका जो रास्ता है तय, जो पाथ इसका है वो सीधा नहीं है। पाथ कैसा इसका है? गोल, ये चक्रीय पाथ है। तो यहाँ पर निकाला गया इसका अभिकेंद्र बल के लिए गोल पाथ के लिए निकाला गया एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का मान जो होता है वो हमेशा NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी H/2π का हम ऐसे लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण का मतलब है पूर्णांक, समझ गए? तो अगर जो यहाँ पर अभी हम n लिख रहे थे ना, इस n का मान हमेशा आपको कैसा मिलेगा? 1, 2, 3 और 4। अभी ये चीज़ बड़ा अटपटा लगा, अभी ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी देखो कैसे समझ में आएगा। उनका कहने का ये मतलब था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, वो किसके बराबर होगा? n, H/2π। n का मतलब है पूर्णांक गुणज, तो n का मान कितना रखा जाए? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा पहली कक्षा में घूम रहा है, n रखेंगे 1। इलेक्ट्रॉन मेरा दूसरी कक्षा में घूम रहा है 2, इलेक्ट्रॉन मेरा तीसरी कक्षा में है, तब कोणीय संवेग का मान कितना होगा? 3। ध्यान से समझना, कभी भी कक्षा 1.5 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता, तो इसको रटने वाला कोई बातें नहीं है यहाँ पे। इतना तो हम भी जानते हैं कि n जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होगा। सही है ना? ये कभी भी नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.8 नहीं होगा, 2.9 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सही है? h क्या है? प्लांक स्थिरांक, इसका मान कितना है? 6.626 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। कर चुके हैं बात। 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान पता है 22/7 3.14, जैसा भी हालात रहेंगे वैसा मेंशन करेंगे। m क्या होगा? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का।
v क्या होगा, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। r क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये त्रिज्या होगी, वही ना त्रिज्या बनेगी। और अभी हम लोग दो डेरिवेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने का तरीका और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में दौड़ रहा होगा उसकी एनर्जी कैसे निकाला जाएगा, ये दो बात करेंगे। पहले ये 4 पॉइंट आप समझ लें, इसको 4 पॉइंट हुआ ना, हाँ ये बोर का 4 पॉइंट। क्या क्या बात बता दिए, वो बता दिए। अगर बाबू हम k है तो k का मतलब होगा n बराबर 1 बोलेंगे ना, l है बाबू तो n बराबर 2। दूसरी कक्षा को l बोलते हैं, तीसरी वाले को m बोलते हैं। ये आप लोग क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखे होंगे, k l m। 10th में तो खैर फिर भी आप 10th में ऐसा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे, 1s2 2s2 2p6 ऐसे वाला। तो हाँ, लेकिन 9th में आपको सिखाया गया होगा 2 8 1 2 8 2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितने लोग ऐसा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं पहले? चलो ठीक है, हम ऐसे फिर से हम एक बार हम करवा देंगे, हम एक बार फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये 4 पॉइंट नोट किया जाए, पहले बोर का पहले ये 4 चीज़ नोट करो। हाँ, अगर देख लोगे वीडियो घर पे तभी ठीक है। टेंशन ये लगता है कि कहीं अपलोड नहीं हो पाया तो इंटरनेट वगैरह गायब हो गया तो दिक्कत है। मौसम भी, इसको नोट कर लो। पहले टॉपिक हम लोग बना रहे क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या। क्या क्या चीज़ हम लोग सीख करके यहाँ तक पहुँचे हैं, एक E इज इक्वल H और न्यू, कहाँ से बाबू ये चीज़ सीखे हैं, प्लैंक से, है ना। और एक अभी अभी जाने mvr इज इक्वल nh अपॉन 2 ये वाला सीखा किन से, बोर से, BOHR, ठीक है। नील बोर इनका पूरा नाम था, नील बोर। तो ये 2 चीज़ सीखा है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रही होगी वहाँ से लेकर के नाभिक तक की लंबाई। त्रिज्या का क्या मतलब होता है, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक का दूरी। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में भटक रहा होगा उसी के बारे में हम एक परमाणु का जिक्र करेंगे, वो है हाइड्रोजन परमाणु। ये हुआ हाइड्रोजन परमाणु, टेढ़ा नहीं होगा लेकिन ऐसा, बट मान सकते हैं। देखो ध्यान से, ये वो इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। ये सब बात मालूम है। तो अब इसमें हम आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि इसका परमाणु संख्या है Z, तो नाभिक भी इसका कितना कैसा रहा होगा, प्लस में ही रहेगा, सही है। नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन तक की R, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहता है, स्मॉल m मान लेते हैं, सही है। आवेश E ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया। अब आवेश का मान जितना भी होता है आप वहाँ पे क्यों रखोगे, आप सीधे E के रूप में रखो। जब आपको वैल्यू निकालना होगा तो M के जगह पर M का मान, E के जगह पर E का मान रख दो। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ गया। हमको सिर्फ एक फार्मूला निकाल कर आपको दे देना है। ऑन कर दिए थे रिकॉर्डिंग ना, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन परमाणु का। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, माना कि एक कौन सा परमाणु ले रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या, देखो परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, है ना। तो जिसकी परमाणु संख्या Z, सही है। त्रिज्या क्या है बाबू, स्मॉल r। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन का आवेश वो क्या मान लिए हम, E। और ये इलेक्ट्रॉन किसी, देखो तुम लोग हंस रहे हो, तुम दोनों का अलग केस चल रहा है और ये बड़ा वो हंस रही है ना। ये बहुत अच्छी बात है, बस यही चीज़ आगे भी रखना है एकदम बना करके, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन का वेग हम लिख रहे हैं बाबू, ये वेग है इलेक्ट्रॉन का, इस चक्रीय पाथ में ये इलेक्ट्रॉन वेग। बाबू एक बात बताओ, वेग तो गोल होगा, है ना, तो हम वेग ऐसे सीधे क्यों बता दिए, जबकि वेग हमको गोल बताना चाहिए था ना। तो वेग हम सीधा क्यों दर्शा दिए, हाँ सोचो, कुछ तो होगा ना, कोई रीज़न होना चाहिए ना। सर अगर इलेक्ट्रॉन किस रास्ते में, सदिश राशि है, बिल्कुल है,
निश्चित दिशा होती है। तो यहाँ अगर हम इसको गोल बताएंगे तब भी तो निश्चित दिशा ही है ना इस पाथ में। अच्छा इसलिए ना, है गलत बात, ये नाइंसाफी है इसके साथ। अभी भी ये गोल ही है, अभी भी ये गोल ही है। ये जो ऐसे सीधा बता रहा है ना, एक्चुअल में ये गोल ही है। तुम एक ट्यूब ले लो, टायर ले लो, और वहाँ पर किसी एक पॉइंट पे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर से गोल बताना चाहोगे ना, तो उस एक खास बिंदु से अगर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बताओगे तो सीधा ही जाता हुआ दिखेगा तुमको। नहीं यकीन नहीं होगा तो किसी का साइकिल है वहाँ पर, साइकिल लो, उसका ट्यूब निकालो, रहने दो बाद में कर लेंगे प्रैक्टिकल, बता लेके आए निकालने के लिए तैयार है। तो किसी एक खास पॉइंट पे, ये ट्यूब है, किसी एक खास पॉइंट पे तुम समझ लो कि यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन को देखना है, इसका वेग, उस खास पॉइंट पे जब तुम वेग बनाओगे ना तो वेग उसका सीधा ही घर्षण करते हुए उसकी सतह से छूते हुए सीधा ही निकलता हुआ दिखेगा। इसलिए वेग का सिंबल ऐसे दिखलाया गया। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये गोल ही है क्योंकि उसका रास्ता। साइकिल लाओ, गोल बनाओ, फोटो, गोल फोटो बनाओ, कोई भी गोल चीज लो और गोल चीज से देखो कि उसका दिशा कैसे होगा। तो गोल चीज के सतह पर अगर तुम देखोगे वेग, हाँ ठीक है, ठीक, ये गोल चीज है, इसके सतह पे वेग देखना है, ये इस पॉइंट पर, इस खास पॉइंट पे देखना है, यहाँ पर ये ब्लैक दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना। अब यहाँ पर वेग दर्शाना है बाबू, यही है ना। तो अंग्रेजी में यही तो समझा रहे थे इतना देर से। वो तो अच्छा हुआ कि लड़का चूड़ी पहन कर आया हुआ था, नहीं तो काम ही नहीं चलता, ठीक है ना। हाँ तो लड़का नील पॉलिश लगा रहा है, चूड़ी पहन ही रहा है, अब देखो हेयर बैंड भी लगाइए, हम भी लगाते हैं, हम तो दुपट्टा भी ओढ़ते, तुम लोग देखे ही नहीं हमको अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो वेग भी मिल गया, लिख देते हैं, जिसका वेग क्या है बाबू, v। देखो इतना जिक्र किया है किसके बारे में, एक परमाणु है और वो परमाणु कौन सा, हाइड्रोजन, नहीं भूलोगे। और हाइड्रोजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, एक। और न्यूट्रॉन कैसा होगा, होता ही नहीं है, 0। बस इतना ही जिंदा रहना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या क्या बात करेंगे। इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ पर एक बल लग रहा होगा, कौन सा बल हम बोलेंगे, आकर्षण बल। देखो ये प्लस है ना, ये माइनस वाला है भाई, इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो ये माइनस होगा, और नाभिक कैसा है, प्लस, इनके बीच में लग रहा होगा आकर्षण बल। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो बल लग रहा है वो कौन सा बल बोल रहे हैं, आकर्षण बल, और उसका मान होता है परमाणु संख्या इंटू आवेश का वर्ग और बीच की दूरी का वर्ग, r का स्क्वायर। ध्यान रखना हम क्या क्या बात बोलेंगे। एक चीज ये हुआ कौन सा बल, आकर्षण बल, क्लियर हो गया एक चीज। अभी थोड़ा देर पहले हम जिक्र किया था किस बल का, अभिकेंद्र बल का, mv² बटे r, अभी जस्ट। तो हम यहां लिखेंगे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mv², अब बटे में r, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से, अब आप ये दोनों बल का जिक्र ही क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, गोल गोल इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कौन कौन सा बल वजह बन रहा है, कारक बन रहा है, कौन कौन सा बल है जो इलेक्ट्रॉन को घूमने पर बेबस कर रहा है। तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन चाहे तो भटक भी सकता था, दूर भी जा सकता था, लेकिन एक बल है जो उसको बांध कर रख रहा है। नाभिक भी खींच रहा है इसको अपने प्लस होने के कारण, इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है माइनस होने के कारण, नहीं खींच रहा है, इसलिए दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगा है जो फॉर्म बना रहा है Ze²/r² का। बात नंबर 1। दूसरा, अभिकेंद्र बल, दो पिंड के बीच में लग रहा है बल, ये दो पिंडों के बीच में लग रहा है बल, और ये बल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बल बस खाली कुर्सी की तरह काम कर रहा है। वो बल जो इसको गोल घुमाने पर बेबस कर रहा है उसका नाम क्या है, mv²/r। क्लियर हो गया बात। अब ये दोनों ही बल आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, सुन लो। अभी थोड़ा देर पहले ही बोला कि अभिकेंद्र बल एक खाली कुर्सी की तरह है, तो आकर्षण बल इसके पास आकर बैठ जाएगा, अभी जस्ट हम बोला है। तो ये जो Ze²/r² है इसकी जगह पर आकर बैठ सकता है, यानी ये दोनों बल कहीं ना कहीं आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम ये कहें, ध्यान से सुनो, हम क्लियर कर देते हैं ना टॉपिक। अगर ये सन है और इसके चारों ओर भटकने वाला अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में एक बल लग रहा है जिसका नाम है Fgm1m2/r², जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। गलत नहीं ना। और साथ ही इस अर्थ को गोल घुमाने के लिए उत्तरदायी एक और कारक है, उसका नाम है अभिकेंद्र बल, जिसका मान है mv²/r।
समझ में आ रहा है बात? और ये दोनों ही बल आपस में क्या हैं? बराबर। क्यों बराबर? भाई ऐसा कोई बल एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये बल और ये बल क्या है? आपस में बराबर ही हैं। ये खाली कुर्सी की तरह काम करता है, तो दोनों बल को हम आपस में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों इक्वेशन को लेकर चलेंगे। दोनों इक्वेशन को, इधर कौन है? Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Z क्या है बाबू? परमाणु संख्या। स्मॉल e क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन का आवेश। स्मॉल r क्या है बाबू? त्रिज्या। त्रिज्या किसके किसके बीच? नाभिक और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भटक रहा है वहां तक के बीच की दूरी, वही है ना? ठीक है। इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? जिस वेग से इलेक्ट्रॉन उस निश्चित कक्षा में घूम रही है। और r क्या है बाबू? त्रिज्या है। देखो अब यहाँ पर मैथ, इस r से ये वाला r एलिमिनेट करेंगे। ठीक, हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल m v स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। हम क्या ढूंढ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या यानी r ढूंढ रहे हैं। ठीक है बात? अब इस r को ढूंढने के क्रम में हम थोड़ा सा इक्वेशन यूज करेंगे, किसका? बोर के सिद्धांत का। हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर आ गए ना, r के पास पहुंच गया ना, बस हमको इस r का वैल्यू निकालना है। बस हम लिखेंगे बोर के अनुसार, क्या है बोर के अनुसार? m v r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सही है। हम क्या करने वाले हैं? v का मान लाएंगे, इसको रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से हम r निकालेंगे। देखोगे हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इन टू m भी नीचे आ जाएगा और ये वाला r भी नीचे आ जाएगा। मिल गया v का मान। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? v का स्क्वायर बना देंगे, मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर तो स्क्वायर बन गया। इधर भी लगा देंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? इसका नाम रखेंगे हम समीकरण नंबर 4। एक हो चुका है, 2 3 वो 4। समीकरण 4 से जो v स्क्वायर का मान मिला है उसको ले जा करके 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि, है ना? तो 3 में देखो क्या है? z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल m, तो m रहेगा ही, इंटू इस v स्क्वायर के जगह पर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस r से एक r कैंसिल हो जाएगा। सही है। r को हम यहाँ ले आते हैं और इस वैल्यू को यहाँ नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमको r निकालना है। r को सिर्फ r को हम यहाँ रख रहे हैं, एक लाइन बढ़ा करके। z e स्क्वायर पहले से है बाबू, r को हम यहाँ ले आए, तो यहाँ देखो क्या बचेगा? m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब हमको केवल r को निकला है, तो r को हम अकेला कर देंगे। यहाँ देखो n स्क्वायर m h स्क्वायर, सही है बाबू, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ये दोनों भी नीचे आ जाएगा, z भी नीचे आ जाएगा, e स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। एक m से m भी एलिमिनेट करेगा। और भी कोई कट रहा है क्या? नहीं ना। तो r इज इक्वल टू मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर z e स्क्वायर और m मिला वैल्यू। अब समझो इस चीज़ को, क्या क्या बात हुआ, क्या क्या चीज़ है। r क्या है बाबू? कक्षा की त्रिज्या, है ना बाबू। h क्या है? प्लांक स्थिरांक, हम लोग को अच्छे से मालूम है ना। अच्छा, z क्या है बाबू? परमाणु संख्या, बाद में बात करेंगे कौन सा किसका परमाणु संख्या है, नहीं है, अभी z है। e क्या है बाबू? हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सही है सही है सही है सही है। m क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ तक ठीक है।
सर आप n को अलग क्यों किए? तो बाबू n तो गुणज है, n गुणज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। निष्कर्ष क्या क्या निकला? पहली बात, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो काम किए हैं ये तो कैलकुलेशन वाला काम है, गणना है सिर्फ और कुछ भी नहीं। इसको हम और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबू आप इसको नोट करेंगे तेज़ी में, ठीक है? नोट करेंगे, उसके बाद समझाएंगे तेज़ी में। हाँ, समझने के लिए तो फिर वीडियो भी रहेगा आपके पास, तो दिक्कत वाला बातें नहीं है। अभी हम फिर से इसको समझाएंगे, पहले नोट करो। सब सोना का घड़ी लगाया हुआ है जी, इस सब बैच में क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाथ काट के लेके चल देगा बाबू, अभी 12th में भी मना किया है वो, हाथे काट के लेके चल जाता है सीधे। इतना महंगा महंगा घड़ी पहनोगे तो, सोना का घड़ी पहने हुआ है वो। बढ़े आगे सर, देखो अब यहाँ पे हो गया, बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया मजाक। चलो इधर देखो, सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या किया, आकर्षण बल निकाला और उस आकर्षण बल को बोला कि तुम अभिकेंद्र बल के बिल्कुल बराबर हो गए। क्यों हो गए भाई? अभिकेंद्र बल वही है जहाँ पर आकर्षण लग रहा है। आकर्षण बल का वैल्यू क्या है? ZE² अपॉन RA², और अभिकेंद्र का क्या वैल्यू है? MV² अपॉन R। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद दोनों को बैलेंस में लाया, बैलेंस में लाने के बाद समीकरण को हल किया, समीकरण को हल किया तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिला, यहाँ पर हम आकर रुक गए। फिर हम क्या किया, बोर का थ्योरम लगाया, mv² नीचे अपॉन 2 पाई बोर का, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात किया है ना। इसके बाद हम यहाँ से v का मान निकाला, पहले उस v का स्क्वायर कर दिया, तो v² का वैल्यू जो हमको बोर के द्वारा मिला, इस वैल्यू को उठाया, सब कुछ को ऐसे ही छोड़ करके v² के जगह पर केवल इस v² के वैल्यू को लाकर रख दिया। तुम देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू को लाकर रखा, एलिमिनेट करना मतलब जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए, जो बचा है वो बचाइए, और आपको मान किसका निकालना है, तो आप r को अकेला करेंगे और r इस प्रकार से दिखेगा, सही है ना। अब क्योंकि z किसको रिप्रेजेंट करता है? परमाणु संख्या को, और आप कौन सा परमाणु लेकर के चल रहे थे? हाइड्रोजन परमाणु को। तो अब यहां पर देखिए हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, सही है ना बाबू, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? कोई तकलीफ नहीं। अगर z इज इक्वल टू 1 होगा तो त्रिज्या देखिए यहाँ पर r इज इक्वल n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर e² m होगा या नहीं होगा? भाई z तो गायब हो जाएगा ना। अभी भी हमको बैकग्राउंड से z सुनाई दे रहा था, z कहाँ? z तो आप रख दिए हैं 1, तो वैल्यू खत्म हो गया। ये मिल गया त्रिज्या किसका? हाइड्रोजन एटम के लिए, सही है बात। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या बात, अगर इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो देखेगा नहीं वीडियो में। देखो अगर n इज इक्वल टू 1 हो, अब n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, तो नाभिक से पहली कक्षा के जो बीच की दूरी होगी वो भी त्रिज्या ही होगी। पहली कक्षा के लिए त्रिज्या का मान देखिए क्या है, n बराबर 1 रखेंगे तो r बराबर 1 का स्क्वायर, सही बाबू, h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर e² एंड m। तो r का मान मिलेगा आपको h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर e² m। सही बोल रहे हैं बाबू, अब ध्यान से सुनो। तो त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? वो होती है h², प्लैंक के कांस्टेंट का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, e इलेक्ट्रॉन के आवेश का वर्ग, साथ ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस कैलकुलेशन को हल करोगे तो किताब में इसका वैल्यू दे दिया गया है 0.529 इंटू 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन के कितना करीब है? देख लो, -8 सेंटीमीटर ना, तो 0.529 में 10 की घात 8 से भाग लगा दीजिए, कितना छोटा वैल्यू नहीं लेगा। वहां पर इसकी त्रिज्या है, बहुत ही छोटी सी त्रिज्या पहली कक्षा की। दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? अगर क्या रखना पड़ेगा बाबू? n बराबर 2, तभी ना l में पहुंचेंगे। दूसरी कक्षा का मतलब होता है l। कैसे? ये हो गया नाभिक, ये हो गया n बराबर 1, ये दूसरा वाला हो गया n बराबर 2, ये तीसरा वाला हो गया n बराबर 3। तो बस वैल्यू को अब रखते जाओ और कुछ नहीं करना है। n बराबर 3, तो n बराबर 2 रखेंगे, देखिए क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर e² m। ये सारा कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए कर रहे हैं। कोई दूसरा परमाणु होगा तो उसके लिए z बदल जाएगा, तो z का मान भी यहाँ पे रखाने लगेगा। अभी यहाँ पे z का मान हम कितना रख रहे हैं? 1, इसलिए हल आसानी से हो पा रहा है, नहीं तो फिर 2 का मान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए
ये रिजल्ट आएगा r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब बाकी इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है 0.529 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर। गलत बोल रहे हैं बाबू। n अगर n बराबर 3 रख दें तो r बराबर कितना मिलेगा 9 इंटू 0.529 इंटू 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। गलत बोल रहे हैं। चौथा वर्ग के लिए तो कोई पूछेगा कि चौथा वाला रहेगा तो 16 इंटू 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। पांचवा, छठा, सातवां के लिए बोलेगा 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू 0.5। सोचो ये कोई छोटा मोटा जानकारी तुम्हारे पास नहीं आया अभी। कोई आदमी कुछ भी लेक्चर दे रहा है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या बताओ। तुम अच्छे से त्रिज्या के बारे में सामने वाले को एक्सप्लेन करके रख दो यार। नहीं रख सकते? कितना आराम से, कितना भारी यहाँ पर निष्कर्ष निकला, कितना हेवी बात निकला। ये जो कैलकुलेशन है क्या ये हेवी लग रहा है? तब तो अगर ये हेवी लग रहा है बाबू तो आगे तो समझो मतलब खत्म है मामला। फिर ये कुछ नहीं है, ये तो एकदम समझो पीस ऑफ केक है। आसानी से लिया भी, खाया भी और लगाया भी, दोनों चीज़ हो जाएगा। हाँ सही में हंस रहा है गोपाल, सही बोल रहे हैं। ये बस इतना ही है मामला, तकलीफ नहीं ना। इसको अगर नोट करना चाहते तो आप नोट कर लें। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये हम निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला इसका। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। और कल हम लोग जानेंगे कि ये जो कक्षा आप अभी निकाल रहे हो त्रिज्या, वो जो कक्षा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। कल हम लोग एनर्जी पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक लेकिन आपको इसका तैयारी होना चाहिए। रेडियस नहीं मालूम होगा तो फिर एनर्जी में फंसेंगे आप। क्लियर? हाँ, एनर्जी का मान हम तुमसे पूछ सकते हैं तो तुम्हारा जवाब होगा, कहाँ गया या एनर्जी का, n² अपॉन 4πr² ZE²m। सर ये किसी भी परमाणु की त्रिज्या हो सकती है अगर z का मान हमको पता हो जाए। जैसे अगर मान लो सोडियम के बारे में बात करेंगे तो z कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 11 आ जाएगा। समझ में आ गया? बताओ सोडियम परमाणु में जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, बाबू देखो ना क्या क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। सोडियम परमाणु है, इसका पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी कक्षा में कितने होंगे बाबू 8, और तीसरे में कितने होंगे 1। हम बोलेंगे, मेरा सुनो, सोडियम परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। तो तुम बोलोगे सर सबसे बाह्यतम का यानी आप तीसरी कक्षा का बात कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं क्या? तो तीसरी कक्षा के लिए 3 का स्क्वायर लग जाएगा। h² का मतलब 6.626 गुने 10 की घात -34 जूल सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर। ई का स्क्वायर, ई क्या है आवेश 1.6 1.6 गुने 10 की घात -19 कूलॉम, उसका वर्ग। m द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg वो। और साथ ही z भी तो, z कितना 11, सोडियम के लिए 11। समझ में आ रहा है? इतना कैलकुलेशन करोगे n की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। इस जगह पर सोडियम के बारे में अगर मान लो आ गया कि सोडियम का बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है उस त्रिज्या को बताओ, तुम्हारा बनेगा r इज इक्वल टू, बाह्यतम कक्षा का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए कि बाह्यतम कक्षा का मतलब तीसरा वाला आवर्त, 3 का स्क्वायर होगा बाबू। h का मतलब 6.626 गुने 10 की घात -34 का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई 4। पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर। z का मतलब 11 गुने e² और e का मतलब आवेश का स्क्वायर इंटू m। अब बोलोगे सर ये तो कैलकुलेशन बड़ा भारी हो जाएगा, तो हम देखो तुमको 2 मिनट में कैलकुलेशन आसान कर देते हैं बाबू। z को अगर हटा दो तो z हटा करके इतना का वैल्यू तो आपको पता ही है 0.529 गुने 10 की घात -8। सही है ना? अब उसमें z से भाग लगाना है। z कितना है 11, इस वैल्यू में आप 11 से भाग लगा दीजिए। सही बोल रहे हैं क्या? तो जैसे ही तुम 11 से भाग लगाओगे इतना वैल्यू तुमको मिल जाएगा। अब तुमको तीसरी कक्षा के लिए निकालना है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे। किसको किसको मेरा बात समझ में नहीं आया हम फिर से बता देते हैं। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? सबको आ रहा है समझ में? तुम लोग को आ रहा है बाबू समझ में हम क्या बोल रहे हैं? सुबोध सर समझ में आ रहा है? तुम लोग को आया बाबू समझ में क्या कह रहे हैं? जो भी वैल्यू है हम लोग को, जो वैल्यू मिला हुआ बाबू, किसका वैल्यू मिला है h² अपॉन 4π² e² m का। इतना का मान हमको कितना मिला है 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। और z से भी तो भाग लगाना है इसको, z भी तो है इसमें, इस z को भाग लगाना है। तो z अगर सोडियम है तो 11 से भाग लगाएंगे, ये हम कह रहे हैं। जब ये वैल्यू मिल जाएगा तो उसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे क्या लगा हुआ है n² है।
अगर हम तीसरी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आगे लगा देंगे, 9 इंटू समथिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यही हम कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ से इसको यहाँ तक नोट करके इसको रोक दो मामला को, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।